नमस्कार विद्यार्थियों, संस्कार भारती कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने बलबन के लोअर अर्थ की नीति के बारे में देखा, उसके जो प्रारंभिक समस्या है उसके बारे में देखा था हमने। आज हम बलबन का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है बलबन में, वो है उसका राजत्व का सिद्धांत। बलबन के राजत्व का सिद्धांत। यहां से आपके क्वेश्चन पुटअप होगा, बलबन का राजत्व का सिद्धांत। टॉपिक क्या चल रहा है अपना? बलबन। टाइम पीरियड बताइए, 1265 से 1287। ठीक है, बलबन का राजत्व का सिद्धांत। देखो, बलबन क्या था? बलबन एक गुलाम था, कोई राजवंश से ताल्लुक नहीं रखता था। तो वो क्या, कैसे सुल्तान बना? वो पहले गुलाम था, गुलाम को खरीदा गया, एक बिस्ती का पद दिया गया, उसके बाद उसे अमीर शिकार, अमीर आकुर आदि वगैरह 5 पद उसे प्राप्त हुए थे। कल हमने उस वीडियो में चर्चा की थी। उसके बाद वो क्या बना? उसके दामाद के मरने के बाद नासिरुद्दीन महमूद के मृत्यु के बाद वो सुल्तान बना। तो गुलाम से सुल्तान तक की जो यात्रा की, उसको वैधानिकता पहनाने के लिए, यानी कि उसको सही करार देने के लिए उसने राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और राजत्व सिद्धांत का प्रतिपादन करने के एक वजह और ये बताई जाती है कि इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात क्या हुआ था कि जो राजा का पद था उसकी गरिमा घट गई। राजा के पद की गरिमा क्या हो गई थी? राजपद की गरिमा ये गिर गई थी, गिर गई। तो राजपद की गरिमा को वापस से ऊंचा उठाने के लिए बलबन ने राजत्व का सिद्धांत प्रतिपादित किया। क्या था कि बलबन एक गुलाम था और बलबन ने जो 40 साल क्या था, ये सदस्य था तुर्कान चहलगानी। कई बार पहले बता चुका हूं, तुर्कान चहलगानी, या इसे हम कहते हैं 40 साल। इसी का एक सदस्य था ये बलबन। तो क्या था, ये इन्हीं में से एक था, 40 गुलामों में से एक था ये। और ये क्या बन गया था? ये सुल्तान बन गया था। तो अपने आप को इन 40 तुर्की सरदारों से अलग दिखाने के लिए उसने राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया कि वह उनसे अलग है। किस प्रकार से वह उनसे अलग अलग दिखेगा, किस प्रकार से जो उसके जो साथी लोग हैं उसको सुल्तान स्वीकार करेंगे, उसके आगे झुकेंगे। और राजपद की गरिमा को ऊंचा उठाने के लिए उसने सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उससे पहले क्या हुआ था कि इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद 36 से लेकर 1236 से लेकर 1265 तक 5 सुल्तान आए, और पांचों के पांचों कहां चले गए? मृत्यु का ग्रास बन गए। मृत्यु का ग्रास यानी कि किसकी वजह से? राजत्व की कोई गरिमा नहीं थी उस टाइम पर। उन सरदारों ने क्या कर दिया था? उनको काल का बोझ बना दिया था। तो क्या था कि बलबन को ये पता था कि अगर मुझे लंबे समय तक शासन करना है, सही रूप से शासन करना है, तो सबसे पहले मुझे राजपद की गरिमा को बनाए रखना जरूरी है और इन तुर्की गुलामों से छुटकारा जरूरी है। तो इसलिए उसने राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। याद रखें, ठीक है। अब राजत्व सिद्धांत क्या है ये देखते हैं हम लोग। इस वजह से किया था उसने। और राजत्व सिद्धांत में कौन कौन से उसने नीतियां लागू की, इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखो, उसने सुल्तान के पद को ईश्वर प्रदत्त माना। ईश्वर प्रदत्त माना यानी कि उसने ये कहा कि मैं गुलाम से क्या बनाऊं? सुल्तान बनाऊं। और
गुलाम जो सुल्तान जो बना हूं मैं वो ईश्वर की वजह से बना हूं। ईश्वर ने मुझे चुना है। ये पद जो दिया गया है सुल्तान का पद उसे ही प्राप्त होता है जिसे ईश्वर की कृपा हो, जिसे ईश्वर ने चुना हो। इस वजह से उसने ईश्वर प्रदत्त माना है सुल्तान के पद को। उसने सुल्तान को क्या कहा? नियाबत खुदाई, नियाबत खुदाई और जिल्ले लाई। जिल्ले जिल ए जिल ए इलाही। देखो एक बार देखेगा सही से जिले इलाही, जिले जिले इलाही। नियामत खुदाई मतलब कि ईश्वर का प्रतिनिधि, और जिल्ले लाई मतलब कि ईश्वर की छाया, ईश्वर की छाया। इस पद को ये माना सुल्तान के पद को। और ये याद रखना कि ये सुल्तान का ये जो राजनीतिक सिद्धांत है ये पहला प्रथम दिल्ली का सुल्तान था जिसने इस पद को माना। प्रथम दिल्ली का सुल्तान जिसने इस पद को राजनीतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, ईश्वर का छाया माना। इस वजह से क्या है, सुल्तान क्या है? सबसे श्रेष्ठ है, मतलब सर्वश्रेष्ठ है। इसके बराबरी कोई नहीं कर सकता, सुल्तान की बराबरी। तो अपने तुर्की सरदारों से अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए उसने राजनीतिक सिद्धांत के प्रतिपादन किया, जिसमें ये कहा कि नियामत खुदाई है राज सुल्तान का पद, जिल्ले लाई है ईश्वर की छाया है सुल्तान। ठीक है, उसने इस बात का उसने प्रतिपादन किया। अब देखो कि जो राजनीतिक सिद्धांत में उसने कौन कौन सी नीतियां लागू की। देखो राजनीतिक सिद्धांत के तहत उसने फारसी परंपरा लागू की। फारसी परंपरा से क्या था, वो प्रभावित था। तो उसने राज दरबार में क्या किया था, उसने राज दरबार में फारसी परंपरा यानी ईरानी परंपरा लागू कर दी। ईरानी परंपरा लागू की, ये परंपरा लागू कर दी। अब देखिए ईरानी परंपराएं कौन कौन सी है। देखो उसने क्या किया, सबसे पहले अपने आप को क्या क्या बताया, बलबन ने अपने आप को प्राचीन ईरानी या फारसी वंश आफ्रासिया फारसी प्राचीन जो आफ्रासिया एक वंश था, एक योद्धाओं का वंश था, उससे अपने आप को क्या कर दिया, उससे जोड़ दिया कि मैं उस वंश से ताल्लुक रखता हूँ, मैं कोई निम्न कुल का नहीं हूँ। क्या कहा उसने, मैं निम्न कुल का नहीं हूँ। उसने ये कहा, ये दिखाना चाहा एक सुल्तान के लिए क्या जरूरी था, उच्च कुल का होना जरूरी था उस टाइम पे। क्योंकि इसने क्या किया, एक सुल्तान को मारकर हत्या की, हत्या करके सुल्तान को मारकर खुद सुल्तान बना था ये। तो इसलिए इसको सर्वश्रेष्ठ दिखाने के लिए उसने अपने आप को क्या कहा कि मैं गुलाम तो था, लेकिन मैं क्या था, एक उच्च कुल से संबंधित हूँ। आफरासियाब से अपने आप को जोड़ दिया। और इसने क्या किया,
इसने दरबार में ईरानी परंपरा लागू कर दी। अपने पुत्रों और पौत्रों के नाम फारसी, अपने पुत्रों पौत्रों के नाम फारसी नाम पर रखें, जैसे केकुकाबाद, केमूस, केकुसरोवाली, ये नाम पे ये फारसी नाम ही। कब रखा? अपने राज्यारोहण के बाद रखा। राज्यारोहण से पहले जो इसके पुत्र हुए थे वो मोहम्मद और बुगरा खां थे, मतलब इस्लामिक नाम थे। उसके राज्यारोहण के बाद जो उसके पुत्र हुए हैं, जो पौत्र हुए हैं, उनके नाम से फारसी परंपरा पर रखे, याद रखना, ठीक है। और देखो उसने क्या किया, दरबार में फारसी शिष्टाचार, फारसी शिष्टाचार लागू किए दरबार के अंदर उसने। इसमें क्या था, एबोज और सिजदा, ये दो पद्धतियां थी। एबोज है कि सुल्तान के कदम चूमने, इसका मतलब होता है सुल्तान के कदम चूमना, पैरों चूमना। और सिजदा का मतलब होता है उसके आगे से लेकर खड़ा होना, आगे नतमस्तक होना। अभिवादन के तरीके थे, क्या थे ये दोनों? अभिवादन के तरीके थे, याद रखो, ठीक है। और देखो इसको ऊपर वाले बढ़ा देता हूँ। इसके अलावा इसमें फारसी त्योहार नौरोज, नौरोज यानी कि एक सूर्य पर्व होता था, ये नौरोज को मनाना शुरू किया, जो कि ये 19 दिन तक चलता था। नौरोज 19 दिन तक, 19 दिन तक चलता था ये, ठीक है। इसने और क्या किया, इसने फारसी पद्धति पर आधारित, फारसी पद्धति नहीं थी, फारसी ली गई थी, मतलब राजत्व के लिए इसने क्या किया, देखो ये वही पढ़ रहे हैं। इसने क्या किया, दरबार में यूनिफॉर्म कोड यानी कि ड्रेस कोड लागू किया था। दरबार में ड्रेस कोड लागू किया, दरबार में सभी के लिए ड्रेस कोड लागू किया, मतलब कि कौन सा व्यक्ति किस प्रकार की यूनिफॉर्म पहन के आएगा, और हर प्रकार जब भी कहीं जाना है उसे, कहीं भी हो उसे ड्रेस कोड में आना है, एक निश्चित ड्रेस कोड में उसे हर व्यक्ति को, हर दरबार को आना जरूरी है, ठीक है। ड्रेस कोड लागू कर दिया उसने दरबार में सबके लिए। और देखो उसने क्या किया, क्या किया, उसने दरबार में नृत्य संगीत पर पाबंदी लगा दी, मतलब कोई भी नृत्य संगीत वगैरह कुछ नहीं सुनेगा विद्यालय में, मद्यपान पर निषेध कर दिया।
मद्यपान पर पाबंदी में दारू वगैरह नहीं पीना। इसके अलावा दरबार में हंसी मजाक बंद करा दिया। दरबार में हंसी मजाक पर पाबंदी लगा दी। पाबंदी होता है, पाबंदी लगा दी। मतलब कि अगर कोई सुल्तान, ये इसका मानना ये था, अगर कोई सुल्तान अपने दरबारियों के साथ हंसी मजाक करता है तो इससे क्या है, उससे राजत्व की हानि होती है। हंसी मजाक से क्या होगा, राजा का पद वैसा नहीं रहेगा जैसा उसे होना चाहिए। मतलब कि राजा के आगे लोगों को डरना चाहिए, ऐसा पद होना चाहिए। तो हंसी मजाक बंद करवा दी। मद्यपान पर पाबंदी लगा दी। अगर राजा ही अपने मंत्रियों के साथ, दरबारियों के साथ या सरदारों के साथ बैठकर शराब पिएगा तो उसमें उस राजत्व का हनन होगा। इससे दरबार राजा और क्या वो जो सरदार होंगे क्या इक्वल हो जाएंगे, वो उनमें कोई अंतर नहीं है। तो अंतर दिखाने के लिए क्या जरूरी है, अंतर दिखाने के लिए डिफरेंस बिटवीन एम्प्लॉयज एंड रूलर अपने एम्प्लॉयज और रूलर में अंतर दिखाने के लिए जरूरी था कि इन चीजों का लागू होना, एक बिटवीन एक डिस्टेंस बना रहे, एक गरिमा बनी रहे राजा और अपने दरबारियों में। पाबंदी लगा दी, ठीक है। सिविल कोड लागू कर दिया, मतलब कि एक ड्रेस कोड निश्चित, इससे राजत्व को क्या मिलता है, प्रश्रय मिलता है। राजत्व के लिए बहुत जरूरी है। बलबन का मानना था कि ड्रेस कोड जरूरी है। यूनिफॉर्म में आएंगे तभी तो एक शिष्टाचार झलकेगा दरबार में आएंगे है, और उसके ये ड्रेस कोड लागू होना जरूरी है। और देखो उसके अलावा और इसमें एक विशेषता होती है इसकी न्याय के लिए बड़ा जोर देता है। ये मांगता है तो नहीं नोट कर लिया, एक बार नोट कर लो फिर बेटा दूंगा। बलबन क्या करेगा, न्याय के लिए फेमस था। वो कहता है कि मैं जो कुछ भी कर सकता हूं वह क्रूर व्यक्ति की क्रूरता को नष्ट कर सकता हूं। और वो न्याय के लिए बड़ा कहता है कि न्याय के जरिए ही वो जनता में लोकप्रिय हो सकता है, जनता उसके पद को स्वीकृत कर सकती है। वो अपने पुत्र को न्याय के लिए कहता है कि न्याय से कभी मत चूकना, अपने पुत्रों को सलाह देता है वो। अब देखो ये क्या किया उसने, रक्त की शुद्धता पर बल दिया। शुद्धता यानी वो कहेंगे तुर्क कुलीनता, तुर्कों की कुलीनता पर ज्यादा जोर दिया उसने। इसी के तहत इसने क्या कहा कि क्या किया कि जो निम्न कुल में जन्मे व्यक्ति हैं, निम्न कुल में जन्मे जो व्यक्ति है उनको पदों से हटा दिया। उच्च कुल पर ज्यादा ध्यान दिया। उच्च कुल जो व्यक्ति उच्च कुल में जन्मे हैं उन्हीं को क्या उनके ऊपर जोर दिया इसने। निम्न कुल में जो व्यक्ति थे दरबार में थे उनको सबको हटा दिया। एक व्यक्ति था, उसे सिफारिश आई की जागीर के लिए, तो जब उसकी जांच करवाई तो पता चला कि निम्न कुल में है, तो उसकी नियुक्ति नहीं की। एक व्यापारियों का प्रधान था, उससे मिलना बंद कर दिया, मतलब उससे मिला नहीं क्योंकि वो निम्न कुल में था। निम्न कुल के व्यक्ति से मिलता तक नहीं था। एक व्यक्ति था, इसका दीवान अर्ज था, दीवान अर्ज बलबन का क्या नाम था उसका, इमादुल मुल्क। इमादुल मुल्क इसने ये कहा कि ये तुर्की मुसलमान है। इसने ये कहा, जबकि था क्या, भारतीय मुसलमान थे। क्या था,
भारतीय मुसलमान था। भारतीय मुसलमान मतलब कि जो पहले हिंदू थे, हिंदू से मुसलमान बन गए, भारतीय मुसलमान कहलाते। इसने कहा कि मैं शुद्ध रूप से तुर्की हूं। बलबन ने क्या करा कि इसकी जांच करवाई इमादुल मुल्क की, और ये क्या निकला, भारतीय मुसलमान निकला। तो क्या हो गया, इसके प्रति जो प्रेम था बलबन का वो कम हो गया। कहा जाता है, बर्नी क्या कहता है, और ये स्टेटमेंट क्या देता है बलबन, बलबन का एक स्टेटमेंट है रक्त की शुद्धता के बारे में, याद रखना। बलबन का स्टेटमेंट है, याद रखना। ये कहता है कि जब भी मैं किसी निम्न कुल में जन्मे व्यक्ति को देखता हूं तो मेरी आंखें जलने लगती है, मेरी आंखें जलने लगती है, मेरे हाथ गुस्से में, मेरे हाथ गुस्से में तलवार पर चले जाते हैं। ये स्टेटमेंट देता है कौन, बलबन, कि जब भी मैं निम्न कुल में जन्मे किसी व्यक्ति को देखता हूं, जब भी मैं किसी निम्न कुल में जन्मे व्यक्ति को देखता हूं तो मेरी आंखें जलने लगती है, मेरे हाथ गुस्से में तलवार पर चले जाते हैं, मतलब गुस्सा हो जाता है, वो काफी क्रोधित हो जाता है। बर्नी क्या कहता है, बर्नी तारीखी फिरोजशाही के लेखक, ये कहता है कि बलबन ने अपने 40 वर्षों के कार्यकाल में न तो बाजार में गया, न तो बाजार में किसी से मिला, मतलब गया नहीं वहां, न किसी राजदूत से मिला, न किसी संगीतकारों और विदूषकों से मिला। बाजार में न किसी आदमी से मिला, न किसी संगीतकार से मिला, न किसी विदूषकों से मिला, नहीं विद्वान से मिला। निम्न कुल की बात कर रहा है कि निम्न कुल में जन्म में व्यक्ति से मिलता नहीं था, ये था उसका मानना। लोअर है इसकी जब तक शुद्धता पर बल देता जाओ। देखो इसको ऊपर वाले में बता देता हूं। और देखो बलबन न्याय की बात करते हैं, न्याय तो क्या कहता है कि न्याय के जरिए के क्या बन सकता है, न्याय के जरिए जनता में लोकप्रियता को बढ़ा सकता है, लोकप्रियता को बढ़ा सकता है, यानी जनता उसे पसंद करने लगेगी अगर न्याय करेगा तो न्याय के बारे में स्टेटमेंट देता है बलबन
क्योंकि बलबन क्या था कि सुल्तान को मारकर सुल्तान बनाता तो जनता उससे क्या कहती खफा थी। तो कहता है कि जनता में अगर मेरे को अपनी लोकप्रियता बढ़ानी तो मुझे न्याय करना होगा। जनता जो परेशान है, जनता के मध्य तो नहीं चाहता था, लेकिन जनता के लिए न्याय उपलब्ध करा सकता था वो। अच्छा, उसने क्या क्या किया कि अपने जो निम्न व्यक्ति अपने जो दरबारी थे या फिर जो सूबेदार थे सूबों के अंदर, और शहरों के अंदर जो भी काजी थे, उनको कह दिया कि सबको स्पष्ट न्याय करना है। अगर किसी ने न्याय करने में जरा सी भी देर की तो उसकी खैर नहीं। बलबन ये कहता है, बलबन ने ये काम किया न्याय के लिए। वो अपने पुत्र को भी कहता है कि न्याय से कोई चूक ना हो। न्याय के लिए अगर किसी अपने पुत्र को भी अगर फांसी देनी पड़े तो दे दो। बलबन का मानना था ये। देखो उसने इसलिए एक स्टेटमेंट दिया है, वो कहता है न्याय के लिए जो कुछ मैं कर सकता हूं वह है क्रूर व्यक्तियों की क्रूरता को नष्ट करना। जो कुछ मैं कर सकता हूं वह है क्रूर व्यक्ति की क्रूरता को नष्ट करना तथा और यह देखना कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति बराबर हो। कानून के समक्ष सभी व्यक्ति बराबर हो राज्य की नीति, राज्य का गौरव है, राज्य का गौरव इस नियम पर आधारित है, इस नियम पर आधारित है जिससे इसकी प्रजा प्रसन्न एवं उन्नतिशील बन सके। जिससे इसकी प्रजा उन्नतिशील है, प्रसन्न एवं उन्नतिशील बन सके। प्रजा प्रसन्न एवं उन्नतिशील बन सके। उसने स्टेटमेंट दिया बलबन ने न्याय के लिए कि जो कुछ मैं कर सकता हूँ वह क्रूर व्यक्ति क्रूरता को नष्ट करना, और ये देख रहे कानून के समक्ष है, याद रखना कानून के समक्ष सभी व्यक्ति बराबर हो, राज्य के गौरव इस नियम पर आधारित है जिससे सभी इसकी प्रजा प्रसन्न है उन्नतिशील बन सके। ठीक है, बलबन ये कहते थे कि बलबन और ये बात कहता था कि क्या कहता था कि प्रजा उसको न्याय के लिए याद रखेगी या न्याय के लिए उसे मानेगी। उसको न्याय के लिए मतलब प्रजा उसको न्याय के लिए उसका मूल्यांकन करेगी, न्याय के आधार पर उसका मूल्यांकन करेगी। न्याय के आधार पर उसका
मूल्यांकन करें। तो न्याय के कारण वो फेमस हो गई। ये बलबन का मानना था, जनता उसे न्याय के लिए माने। उसने अपने जितने भी दरबारी थे सबको कहा कि न्याय में अगर देरी हुई सिर्फ फेर दें, न्याय सबको मिलना चाहिए। देखो इसमें बता देता हूँ, उस न्याय में एक चीज और थी उसकी, 40 का दमन। इस न्याय में क्या था, 40 का दमन भी था। न्याय के तहत ही किया था उसने। मतलब वो एक तरफ तो क्या कर रहा है, दिखाने के लिए न्याय व्यवस्था लागू कर रहा है, और न्याय के जरिए क्या कर रहा है, वो 40 का दमन कर रहा है। 40 कौन था, तुर्कान चहलगानी। अब क्या करेगा कि इसके तहत वो क्या कर देगा, तुर्क सरदार थे जिनकी वजह से क्या हुआ था, 5 सुल्तान मारे गए थे। बलबन को ये पता था कि जो सरदार है, तुर्क सरदार, ये सबसे बड़ा खतरा है। अगर मुझे सही रूप से शासन करना है तो मुझे इनको रास्ते हटाना पड़ेगा। तो उसने क्या किया कि बारी बारी से बहाने ढूंढा कि किस प्रकार से मैं इनको खत्म करूं। जब बलबन 87 में होता है, तब के 1265 में 87 में होता है वो, तब तक तो आधे सरदार थे, आधे तुर्क सरदार। तो क्या क्या जो मर चुके थे, और जो बचे थे उसको बलबन ने मरवा दिया। उनको जो बचे थे उनको किसने मरवा दिया, बलबन ने मरवा दिया। इसलिए बलबन को खुफिया कातिल कहते हैं। इसके तहत देखो उसने क्या क्या किया। एक व्यक्ति था शेर खान। कौन था शेर खान? शेर का बलबन का चचेरा भाई था। ये बलबन के लिए खतरा हो सकता था। उसने क्या किया था, इसने मंगोलों के साथ साठ-गांठ कर रखी थी मंगोलों के साथ। तो बलबन ने क्या किया, इसको मरवा दिया, जहर दे दिया इसको। क्या दे दिया शेर खान को? जहर दिलवा दिया और इसको खात्मा कर दिया। और देखो एक व्यक्ति और है, मलिक बकबक। शेर खान को मरवा दिया। और एक चीज और, 40 के दमन में उसे, फिर से बता रहा हूँ, उसे इतना पता था, उसे पता था कि जो सुल्तान जो मारे गए हैं इल्तुतमिश के वंश के, वो इन सरदारों की वजह से मारे गए हैं, और इन सरदारों को रास्ते से हटाना जरूरी है। तो उसने क्या किया था, 20 वर्ष वजीर के रूप में काम किया था, नायब वजीर के रूप में, और 20 वर्ष सुल्तान के रूप में काम किया था। तो 20 वर्षों के दौरान उसने इतनी शक्ति पाली थी कि वो जो सरदार जो थे उनको रास्ते से हटाना उसने स्टार्ट कर दिया। 20 वर्षों के दौरान ही कर दिया था उसने आड़ा गांव से। और सुल्तान बनने के बाद उसने क्या किया, जो निम्न कोटि के तुर्क थे, निम्न कोटि के तुर्क, इनको क्या कर दिया उसने, महत्वपूर्ण पद दे दिए। और उनको कहा, उन सरदारों का जो 40 का दल था, 40 का, इनकी इसके पैरेलल आगे खड़ा कर दिया इस निम्न कोटि के तुर्कों को। और क्या, और उसने क्या किया, बड़े ही खुफिया तरीकों से एक एक करके सबको मरवा दिया।
इसीलिए बर्नी जो है, बर्नी कौन, बर्नी एक इतिहासकार है बर्नी, उसने बलबन को क्या कहा है, खुफिया कातिल कहा है, खुफिया कातिल। स्टार्टिंग में लिखा था मैंने खुफिया कातिल, ठीक है। इसके तहत उसे शहर को मरवा दिया, जो बचे बचे थे उनको इस तरह से मरवाएगा वो। एक व्यक्ति है मलिक बकबक। अब देखो मलिक बकबक कौन है, ये मलिक बकबक है बंदायूं का गवर्नर है, इक्तेदार है, बंदायूं का इक्तेदार, बंदायूं का इक्तेदार है। इसने क्या किया, इसने अपने दास को मारा था। मलिक बकबक ने अपने दास को मारा था। ये बात किसको पता चलेगी, बलबन को। तो बलबन ने क्या किया, इस मलिक बकबक को जनता के सामने कोड़े लगवाए। जनता के सामने क्या लगे, कोड़े लगवाए थे, ठीक है। और देखो एक व्यक्ति अवध का सूबेदार कौन है, हेबात खान। हेबात खान अवध का सूबेदार है, हेबात खान। इसने क्या कर दिया, इसको इसने 5 से कोड़े लगवाए। इसको इसने कुछ गलत काम कर दिया था। इसके बाद इसको इसका क्या हुआ, हेबात खान का 5 से कोड़े लगवाए। लगवाई क्यों थी, क्योंकि ये चालीसा का सदस्य था, गवर्नर बन, ये भी चालीसा का सदस्य था। किसका, चालीसा का सदस्य था ये। इसको पता था कि ये कभी भी क्या कर सकते हैं, सत्ता के लिए चुनौती बन सकते हैं, ये भी सत्ता के लिए चुनौती बन सकता है। इसलिए उसने कुछ गलती होने पर 500 घोड़े लगवाए। अब देखो एक था उसका बंगाल का, जो इसके ऊपर वो अभियान करता है, बंगाल का सूबेदार था, उसका नाम है तुगरी। ये 40 का सदस्य होता है, जैसे गुलाम था इसका, बलबन का। इसने के विद्रोह कर दिया था, विद्रोह की तरह किया, उसको विद्रोह शांत किया, उसको मार दिया, जंगलों में भाग गया, जाल जगह उड़ीसा के जंगलों में, जाल जगह के जंगलों में, उसको मरवा दिया उसने। और तो इस प्रकार से क्या किया बलबन ने, बड़े ही खुफिया तरीके से एक के बाद एक तुर्की सरदारों क्या करेगा, वो 40 के तुर्की सरदार हैं, इनको क्या कर देगा, मरवा देगा। याद रखना, न्याय व्यवस्था कहते हैं अरेस्ट के, न्याय के जरिए मरवाएगा वो, ठीक है। तो ये राजत्व हो गया है बलबन का। अगर किसी कोई प्रॉब्लम हो, समझ में ना आया तो बता देना, मैं अगर नोट्स वगैरह होंगे नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। अब देखिए बलबन के कुछ प्रशासनिक सुधार कर रहे हैं। बलबन के प्रशासनिक सुधार, देखो उसमें एक भाग है दीवाने अर्ज, क्या नाम है, दीवाने अर्ज, दीवाने आरिज, दीवाने अर्ज भी कहते हैं, दीवाने अर्ज।
पूरा नाम है दीवान अर्ज। ठीक है, इसलिए इसने स्थापना करवाई थी। दीवान अर्ज क्या था? ये सैन्य विभाग था। एक सैन्य विभाग था, इसकी स्थापना किसने की थी? बलबन के द्वारा की थी, याद रखना। और देखो इसने बलिदों की नियुक्ति की थी। बलिदों ने गुप्तचरों की नियुक्ति की। और दीवानी आजम में देखो इसने क्या कह रहा है, इससे पहले इसको उठाऊंगा। दीवानी आजम की पहली बात कर लेते हैं। इसने क्या किया था? सैन्य विभाग के तहत सेना का क्या किया था? नियमित प्रशिक्षण करवाया सेना का। ठीक है, और जब भी कहीं सेना लेके जाता था तो क्या करता था ये? अगर कोई वृद्ध व्यक्ति है, असहाय व्यक्ति है, पुल पार कर रहा है तो पहले उसको पार करने देता था। मतलब कि थोड़ा उदार व्यक्ति का था। तो सेना का क्या कर देते? नियमित प्रशिक्षण करवा रहा है। किस लिए? ताकि सेना गतिशील बनी रहे। प्रशिक्षण किस लिए? गतिशील बनाने के लिए। सेना कह रहे गतिशील बनी रहे, युद्ध के समय काम आ सके, चाहे अचानक युद्ध हो जाए, युद्ध में लड़ सके। इस वजह से गतिशील प्रशिक्षण पर जोर दिया जाए। ठीक है, और उसकी क्या कहते हैं? बरीद की नियुक्ति की थी। बरीद को गुप्तचरों की नियुक्ति की। राज्य के अंदर या बाजारों में हर जगह उन्होंने गुप्तचर फैला दिए अपने। गुप्तचरों के जरिए क्या होता था? उससे सूचनाएं प्राप्त होती थी। ठीक है, और एक शिक क्या होता है कि जिलों के रूप में, आज जिले हैं वो पहले शिक कहलाते थे। जिलों के रूप में शिक की स्थापना की थी उसने। एक नई क्षेत्रीय इकाई थी शिक। इसका प्रमुख शिकदार कहलाता था। क्या कहलाता था? शिकदार। सबसे पहले बलबन ने की सिक्के की स्थापना। आज का जिला शिक तैयार करें। और जागीर व्यवस्था देखो, इसने क्या किया था? जागीर व्यवस्था के तहत जो सैनिकों को जागीर दी जाती थी, सैनिकों को वेतन के बदले क्या दी जाती थी? जागीर। यानी जागीर जमीन का टुकड़ा। वह उसकी मृत्यु के पश्चात उसके वंशजों के हाथों में चली जाती थी। वंशजों के, मतलब जिस सैनिक को जागीर दी है, अगर वो मर गया है तो उसके बाद उसके वंशजों के पास वो जागीर रहती थी। तो बलबन ने क्या किया? 20 से 25% पेंशन के बदले जागीरें वापस ले ली। जागीरें वापस ले ली। मतलब उनका अगर सैनिक मर चुका है तो उनके वंशजों को 20 से 25% पेंशन बांध दी, उनकी पेंशन, और जागीर वापस दे दी। इससे क्या हो रहा है? राज्य को हानि हो रही थी। मतलब जो सैनिक काम कर रहा है उसके लिए जागीर कम पड़ रही थी।
तो इसका इसका क्या वो रहा, तो परिणाम जागीर ले ली। तो क्या किया कि जो वृद्ध और असहाय लोग थे, अगर उनका सैनिक, मान लो कि एक सैनिक है, एक बेटे एक माता माँ बाप उनके बेटा है, सैनिक है, सेना में मर गया है, तो उनके लिए जागीर काफी यूजफुल थी। अब बलबन ने मामूली से पेंशन के बदले बहुत जागीर वापस ले ली। तो वृद्ध और असहाय लोग जो थे, क्या हुआ, इसने बलबन को क्या कर दिया, कोसा, काफी कोसा इनको। तो बलबन ने क्या किया, इन्होंने क्या किया, इसको काफी कोसा इन लोगों ने जागीर वापस लेने के कारण। तो बलबन ने क्या किया, वो जागीर जो जागीर व्यवस्था लागू की थी, ये वापस ले ली उसने अपना अधिनियम, मतलब वापस से वही व्यवस्था लागू कर दी, मतलब क्योंकि वंशजों के पास वापस से वो जागीरें रहेगी। ठीक है, इन्होंने क्या किया, एक विद्रोह कर दिया, आंदोलन कर दिया इन लोगों ने, दिल्ली की सड़कों पर आ गए थे। तो फिर अपने एक मित्र था बलबन का, फखरुद्दीन, उसके सहायता से किया कि जो जो अधिनियम बनाया था वापस ले लिया। और देखो प्रशासनिक मूल्यांकन, क्या प्रशासनिक मान्यता। बलबन ने अपने पुत्र जो था बुगरा खां, बलबन का पुत्र कौन था, को सलाह दी कि जो राज्य का प्रशासन है वह न तो कठोर हो और न लचीला हो। ज्यादा कड़क भी ना हो, ज्यादा लचीला भी ना हो, कैसा हो, मध्यम प्रकार का हो। उसने कहा कि अगर कठोर रहेगा तो काम खराब होगा, ज्यादा लचीला छोड़ देंगे तो भी काम खराब हो जाएगा। क्या हो, बैलेंस हो, बैलेंस हो, मध्यम प्रकार का हो, तभी क्या किसी प्रशासनिक संरचना के चल पाएगी, ऐसा प्रशासन सही रूप से चल पाएगा। तो इस प्रकार से बलबन के कुछ प्रशासनिक कार्य सुधार थे, ये अपन ने पढ़ लिए। और बलबन का क्या हुआ था, 1287 में से क्या होती, मृत्यु हो गई। और एक चीज और इंपॉर्टेंट चीज, बलबन पहला शासक, इसने वसीयत लिखी थी अपनी, वसीयत बनवाई थी बलबन ने। ये वसीयत कहां से आई थी, ये फारसी परंपरा से ली थी उसने, फारसी परंपरा से ग्रहण की थी बलबन ने वसीयत। वसीयत के तहत उसने अपना उत्तराधिकारी किसको बनाया था, बुगरा खां को। ठीक है, बुगरा खां कहाँ था, बंगाल में था, ये आया नहीं है। तो बुगरा खां की जगह उसका एक और पुत्र था मोहम्मद, जो कि मंगोलों से युद्ध करता हुआ मारा गया था। इसके पुत्र को, मोहम्मद के पुत्र का नाम है केकुकबाद, केकुसरो। बुगरा का पुत्र केकुकबाद और इसे के खुसरो, इसको क्या बना दिया, अपना उत्तराधिकारी बना दिया जैसे। ठीक है, अब देखो ये हो गया बलबन। अब थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं, के खुसरो और इसके बारे में।
कौन बना? के खुसरो बना। अब के खुसरो क्या था, ये सुल्तान नहीं बन पाया। क्यों? क्योंकि बुगरा खां का जो पुत्र था, क्या नाम उसका? केकुकाबाद। इसने, एक व्यक्ति है निजामुद्दीन, इसके सहायता से क्या किया इसने, जो के खुसरो है इसको क्या कर दिया? मरवा दिया। निजामुद्दीन ने केकुकाबाद के जरिए के खुसरो को मरवा दिया और नया सुल्तान कौन बन गया? केकुकाबाद। ये बन गया सुल्तान और ये बन गया कौन? नायब बन गया, वजीर बन गया तरीके से केकुका की, निजामुद्दीन। अब क्या हुआ कि केकुकाबाद 1287 क्या बन गया? सुल्तान बन गया। लेकिन इसको क्या, लखवा मार गया, लखवा आ गया इसको। ठीक है, लखवा आ गया इसको, तो ये सुल्तान नहीं बन पाया। तकरीबन 300 साल के 1290 के बाद है, 1290 में एक और नया, इस लखवा मारने के बाद इसको एक नया सुल्तान आएगा, कैमूर्स। ये था 2.5 साल का बच्चा था, 2.5 वर्ष का, 2.5 वर्ष का, तो छोटा सा था, 2.5 वर्ष का। इसके मारने के बाद में सुल्तान, ये परंपरा होती है पितृ संतान व्यवस्था में कि अगर कोई काना है, अंधा है, काना चल जाएगा, अंधा है, जैसे धृतराष्ट्र अंधा था तो वो राजा नहीं बन पाए, उसमें लखवा है, कुछ काम वाम तो कर नहीं पाएगा, तो क्या हुआ, इसकी जगह इसको क्या, इसको बना दिया, इसको कैमूर्स को, ये तो हट गया। कैमूर्स में 2.5 वर्ष का था, इसको सुल्तान बना दिया। लेकिन क्या हुआ कि एक व्यक्ति था फिरोज खिलजी, जो उत्तर पश्चिम सीमांत में क्या था, गवर्नर था। इसके नेतृत्व में क्या हुआ, खिलजी क्रांति हुई सत्ता के लिए। तो खिलजी क्रांति के जरिए ये कैमूर्स है, इसको पानी में, नदी में फेंक दिया गया। कैमूर्स कहाँ फेंक दिया? नदी में फेंक कर मार दिया गया। एक व्यक्ति ने इसे नदी में एक कपड़े बंद करके नदी में फेंक दिया और ये मर गया। और उसके बाद एक नया वंश आ जाएगा, खिलजी वंश। ठीक है, तो बलबन के बाद जो 3 व्यक्ति देखने को मिलते हैं, पहला है के खुसरो, उसके बाद केकुकाबाद और कैमूर्स। अंतिम सुल्तान पूछा जाए कि गुलाम वंश का अंतिम सुल्तान कौन था, तो कैमूर्स क्या था, ये अंतिम सुल्तान था, अंतिम सुल्तान, गुलाम वंश का अंतिम सुल्तान ये। ठीक है, इसके बाद नया वंश है खिलजी वंश। अब ये जो खिलजी क्रांति है, इसको हम नए टॉपिक में पढ़ेंगे। ये अपना जो आज है, ये पूरा गुलाम वंश पूरा हो गया। ठीक है, आप कल से ये वीडियो पढ़ेंगे खिलजी वंश के बारे में। ठीक है, तो अंतिम सुल्तान कैमूर से पहले कौन था, केकुकाबाद, इसको लखवा मार के ये बना दिया। इसको खिलजी क्रांति के जरिए एक व्यक्ति ने, एक क्रांति हुई फिरोज खिलजी के नेतृत्व में, और इसे नदी में फेंक कर मार देंगे और नया सुल्तान, नया जो राजा बन जाएगा वो फिरोज खिलजी बन जाएगा, जलालुद्दीन खिलजी के नाम से। ठीक है, तो आज अपना गया गुलाम वंश पूरा। अगर किसी कोई सवाल, कमेंट तो आप कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।